जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धूत ट्रांसमिशन का जो आईपीओ है उसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसका जो लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है। देखिए, वैसे तो जीएमपी गारंटीड नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया हमें रहता है। तो अगर इसकी जीएमपी की बात करें तो फिलहाल लगभग 30% का जीएमपी जो है दोस्तों यहाँ पे चल रहा है, मतलब 30% के करीब लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों, क्या आपने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया था? यदि आपको अलॉटमेंट मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कौन सी कैटेगरी में कितने लोट का अलॉटमेंट आपको इस आईपीओ के लिए मिला है। अब देखिए दोस्तों, बात करें हम यहाँ पे इस कंपनी का जो लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी है उसके बारे में। तो देखिए, जो इशू प्राइस अभी रहा है इसका 871 रुपये रहा है। और हम बात करें इशू साइज की तो देखिए दोस्तों, ये 3066.89 करोड़ का है। और लिस्टिंग डेट कल ही लिस्टिंग डेट रहने वाली है, मतलब 17 अगस्त को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। सिंपल। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। देखिए दोस्तों, हम अगर किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो एटलीस्ट हमें उसका काम तो पता होना चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है वायरिंग हार्नेस। अब ये क्या चीज़ होती है? अब आप ये मान लो कि अपनी बॉडी है, तो अपनी बॉडी में जो नसों का जो जंजाल है ना, वहीं इस यहाँ पे वायर का जंजाल बना हुआ रहता है। किसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ठीक है। जो बैटरी को कनेक्ट करता है, सेंसर को कनेक्ट करता है, लाइट्स को कनेक्ट करता है, ईसीयू और अदर जो भी इलेक्ट्रिक पार्ट है उनको कनेक्ट करता है। सिंपल आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो जान है, ठीक है, या उसका नर्वस सिस्टम आप उसको बोल सकते हो, जो भी वायरिंग है उसका जंजाल है ये। क्लियर। और क्या है? ईवी प्रोडक्ट्स है ना। इसमें बैटरी असेंबलीज है, डीसी कन्वर्टर्स है, ऑन बोर्ड चार्जर है, ईवी वायरिंग सिस्टम है ना, और बाकी और भी जो कंपोनेंट वगैरह आते हैं इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, वो है यहाँ पे। बात करें दोस्तों यहाँ पे कस्टमर्स के, तो देखिए यहाँ पे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, होंडा, रॉयल एनफील्ड्स जैसों के साथ में जो यहाँ पे ओईएम है इनका। तो कस्टमर्स की बात करें तो बहुत बढ़िया कस्टमर बेस बना हुआ है। अगर हम कंपनी के जो प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो भी फ्यूचर भी है इसमें। हम जानते हैं कि जो ईवी का फ्यूचर है ना, वही रहने वाला है, वही आने वाला है धीरे धीरे। क्योंकि अभी मार्केट में आप देख सकते हो दोस्तों, ईवी फिलहाल जो है दिन ब दिन बढ़ता हुआ ही जा रहा है। तो एथर एनर्जी का स्टॉक भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो, वो अगर आपने कभी देखा हो तो। बात करें दोस्तों इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, तो देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल तो अच्छा है। साथ ही बात करें दोस्तों इसका रेवेन्यू दोस्तों आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो है 4563.7 करोड़ का है। और वहीं अगर हम पेट की बात करें दोस्तों, वो तो 396.8 करोड़ का है। अब यहाँ पे रेवेन्यू में जो जंप है दोस्तों, वो यहाँ पे अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पेट में उतना जंप देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मतलब रेवेन्यू यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जंप कर रहा है कंपनी का। अब देखिए दोस्तों, बात करें यहाँ पे फंडामेंटल्स के बारे में, तो देखिए कंपनी जो है फास्ट ग्रोथ कंपनी की हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा साइन भी होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर बात करें तो जो रेवेन्यू है दोस्तों 2799 करोड़ से बढ़ा था। और अगर 26 की बात करें तो 4564 करोड़ से बढ़ा है। और अगर CAGR की बात करें तो वो है 28% का। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्टर बहुत बढ़िया है यहाँ पे, क्योंकि ईवी का ज़माना आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे रेवेन्यू में जंप हो रहा है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के ऊपर भी ये बात जाती है। ठीक है। वरना देखने को तो एक तरफ हम एथर देखते हैं और एक तरफ हम ओला देखते हैं, तो दोनों में बहुत फ़र्क है ना। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे ईवी अपॉर्चुनिटी की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इसने स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी बना रखी है। किसमें? 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाइंडिंग हार्नेस में, जो कि इसका मेन प्रोडक्ट है। और बाकी जो ठीक है ईवी में और भी ये जो है एक्सपांसन अपना कर रही है। बात करें दोस्तों मार्केट पोजीशन के बारे में, तो 70% शेयर है दोस्तों किसमें? 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की जो वाइंडिंग हार्नेस है, मतलब इसका जो मेन प्रोडक्ट है उसमें 70% मार्केट शेयर लेके ये अपना बैठे हैं।
और जैसा कि आप मैंने आपको बताया था, बहुत बढ़िया कस्टमर बेस भी इसका है। तो फंडामेंटली भी कंपनी अगर देखें तो हमें ठीक है, बहुत बढ़िया यहाँ पे नज़र आ रही है। कंसर्न की बात आती है, कंसर्न क्या है? अब देखिए दोस्तों, पेट पे हमने एक बार नज़र डाली थी, वो जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से पेट नहीं बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजंस उसके होते हैं। अब चूंकि कंपनी ग्रो भी तो कर रही है ना, तो इनको एक्सपेंसेस वगैरह भी कहीं ना कहीं उसके कंपनी के बढ़ते जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे भी एक मेन कंसर्न एक ये भी रह जाता है, पेट के जो है स्लो ग्रो करने का। अब आने वाले टाइम में देखना होगा, है ना, क्वार्टर दर क्वार्टर इसके रिजल्ट्स पे फोकस करना रहेगा। वो बहुत सारी बातें हैं जिससे पता चलेगा कि कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है ना। अब कस्टमर रिस्क क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो कस्टमर है ना, उसमें बजाज ऑटो भी है, लेकिन जो बजाज ऑटो है ना, उसी से उसका 1/3 रेवेन्यू आता है। अगर एक ने भी ये इधर से चला गया ना, तो बहुत मेजर इफेक्ट पड़ सकता है इसके रेवेन्यू के ऊपर, है ना। तो ये कंसर्न थोड़ा रहता ही है। बाकी बात करें वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन का तो ये है कि अब लिस्टिंग किस हिसाब से होती है तभी पता चलेगा वैल्यूएशन के बारे में। तो क्लियर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हम यहाँ पे कि जो ये आईपीओ से पैसा आ रहा है ना, उससे क्या होने वाला है। तो पहली बात तो आईपीओ से जो पैसा आएगा 3066.89 करोड़ आएगा, जिसमें फ्रेश इश्यू है 1400 करोड़ का, जो कि कंपनी के ही काम में आने वाला है। जो भी ये कंपनी के लिए काम में लेने वाले हैं, डेट रिड्यूस करने के, कैपेसिटी एक्सपांसन काम में लेने, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, जैसा कि इन्होंने आईपीओ में शो किया है। बात करें दोस्तों बाकी का, और ठीक है, 3066.89 करोड़ है ना, 1400 करोड़ तो कंपनी के काम में आने वाले हैं। बाकी जो ओएफएस है दोस्तों 1666.89 करोड़ का, वो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इसके शेयर होल्डर है वो यहाँ पे अपना हिस्सा यहाँ पे सेल कर देंगे। तो ये आईपीओ की मनी के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। अब बात आती है कि जब लिस्टिंग डे होगी तो हमें क्या करना चाहिए। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी के लिए आप ये वीडियो देखने के लिए आए होंगे। एक इंसान होता है कि आईपीओ में अलॉटमेंट मिला, चुपचाप शांति से बैठ गया, 5-10 साल बोला देखना ही नहीं है, ठीक है। एक इंसान ऐसा होता है कि आता है चुपचाप, आईपीओ के लिए अप्लाई किया होता है और लिस्टिंग गेन जो भी मिलता है लेकिन निकल लेता है, चाहे ठीक है 2% मिले या 10% मिले या 20% मिले। एक इंसान होता है कि चुपचाप थोड़ा सा वेट करता है, देखता है क्या सीन है, कुछ और लिस्टिंग गेन मिल सकता है, थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल सकता है, थोड़ा मार्केट को ऑब्जर्व करता है, देन डिसाइड करता है कि भी सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबके अपने अपने यहाँ पे व्यूज़ होते हैं, और हमारी ओर से भी कोई किसी भी तरीके का कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है ना। बात करें दोस्तों, अब जैसा कि यहाँ पे लगभग 30% के करीब जीएमपी चल रहा है। अगर उसी के अकॉर्डिंग ये ओपन होता है 1100 प्लस के प्राइस के ऊपर अगर जाता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो जिसको निकलना है वो ईजिली यहाँ पे निकल भी सकता है, लेकिन थोड़ा वेट करना मार्केट में। कई बार क्या होता है कि दोस्तों लिस्टिंग तो हो गई, मान के चलो 30% के करीब जितना जीएमपी चल रहा है, मतलब मार्केट तो उसको फिलहाल 30% ही दे रहा है ना। उसके ओपनिंग के बाद में अगर अच्छा वॉल्यूम आता है, बाइंग के साथ में अगर अच्छा वॉल्यूम आता है तो आप वेट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है वॉल्यूम यहाँ पे जो है डाउन हो रहा है धीरे 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 धीरे, तो कुछ शेयर यहाँ पे सेल भी किए जा सकते हैं, कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग की जा सकती है। बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पे 871 रुपये, मतलब जो इसका प्राइस है उसी के ऊपर अगर ये लगभग इसके आसपास ही अगर जो है ओपन होता है, तब क्या करें? तब इसकी जो वैल्यूएशन है थोड़ी सी अट्रैक्टिव बन जाती है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे नहीं कि लेकिन 871 के आसपास हुआ तो सीधा बाई कर लिया, नहीं। आपको वॉल्यूम पे ज़रूर ध्यान रखना है ना, वॉल्यूम पे ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं बाई के लिए। आपको लगे कि 871 से भी नीचे ये ओपन हो रहा है, तब क्या करें? तब तो लग रहा होगा कि नहीं यार ये तो बहुत अट्रैक्टिव है, एकदम से ख़रीद लेना चाहिए, नहीं, फिर भी थोड़ा वेट करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ कंपनी के ऊपर जाने से ही कुछ नहीं होता है, मार्केट उसको किस तरीके से देखता है वो भी यहाँ पे देखना होता है ना। तो अगर यहाँ पे ये 871 के करीब या इससे नीचे अगर ओपन होता है, तब भी आपको थोड़ा फोकस रखना है। और अगर आपको दिखे कि नहीं लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, धीरे धीरे बाइंग आ रही है, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है, तो आप कुछ क्वांटिटी में ख़रीद सकते हो। और ऐसा भी नहीं मतलब आप बिल्कुल अगर आपको अलॉटमेंट आया है तो आप बिल्कुल इसको सेल करके ही निकल लो, यहाँ पे वेट कर सकते हो आप।
ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वैसे अगर 30% GMP इसका चल रहा है तो ये तो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल लगभग हो ही जाता है कि इन प्राइस के ऊपर ही ओपन होने वाला है। तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है लगभग आप ये मान के चलो 1100 के आसपास ही मतलब देखने के लिए प्रोबेबिलिटी है कि मिल जाएगा। और जिस हिसाब से ईवी का बिजनेस है तो आप इस शेयर के लिए, है ना, कि लिस्टिंग के बाद में तो ये शेयर ही बन जाएगा, बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है ना, कि आपको इसको सेल करना है या फिर नहीं करना है। ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये कुछ प्राइस रेंज है लेकिन ये कुछ गारंटीड नहीं है, इनका भी थोड़ा ध्यान रखना आप यहाँ पे। अगर ये 1100 के आसपास या 1100 प्लस अगर ओपन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि जिनके पास में जिनको नहीं मिला है वो चुपचाप यहाँ पे देख रहे हैं कि ज़बरदस्त यहाँ पे ये लिस्टिंग हुई है, हम यहाँ पे खरीद लेते हैं। नहीं, देखिए कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है कभी ना कभी तो, ठीक है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी को अगर हाई प्रीमियम पे खरीद रहे हो तो फिर फ्यूचर रिटर्न्स वहाँ पे थोड़े कम हो जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो, ठीक है। तो ये बिल्कुल, क्योंकि जितना अभी मार्केट कितना दे रहा है इसको 30% के करीब ही दे रहा है, तो 30% के करीब अगर इसका लिस्टिंग हो जाता है तो फिर फ्यूचर के जो है रिटर्न्स वो यहाँ पे थोड़े से स्लो हो जाते हैं। और अगर ये अच्छे खासे डिस्काउंट पे अगर ये देखने के लिए मिल जाए लगभग 850 या 900 के करीब, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी ठीक ठाक यहाँ पे बन सकती है। तो नए जो बायर्स है यहाँ पे इस रेंज के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो 3 से 5 साल का लगभग अपना व्यू रखते हैं, तो उनको जो है यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे इसके जो रेवेन्यू है क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, मार्जिन्स, कैश फ्लो, वैल्यूएशन, सब बातों पे यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मैंने कहा ना, चुपचाप उनको अगर अलॉटमेंट हो गया तो चुपचाप बैठे रहेंगे, उसके बाद में ही डिसाइड करेंगे। जैसे एक क्वार्टर का रिजल्ट आ गया, सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आ गया, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आ गया, तब वो देखेंगे कि आगे इसको रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो हर क्वार्टर के हिसाब से जो है ये चीज़ें मॉनिटर करनी होती है। क्लियर ये सब। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अपना यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो कंपनी को लेके देखें दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे अगर आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो यहाँ पे कोई बुरी बात नहीं है कि कंपनी यहाँ पे अच्छी है। कंपनी अच्छी है नो डाउट, ठीक है। और ये जो सेक्टर है ना ये भी बहुत बढ़िया है और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, तो नो डाउट यहाँ पे उम्मीद अच्छी है कि यहाँ पे लिस्टिंग अच्छी हो और फ्यूचर ग्रोथ की भी यहाँ पे अच्छी उम्मीद फ़िलहाल जो है की जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये अच्छी लिस्टिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए इसकी, तो एकदम से आपको कूदना नहीं है फ्रेश बाइंग के लिए, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। जब ये डाउन हो 1-2 दिन, आने वाले 1-2 दिन में, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे एंट्री मारे या फिर नहीं मारे। और बाकी आप रिस्क टेक करो तो कभी भी एंटर कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे कवर की होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बात आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अगर आप प्रीमियम प्राइस के ऊपर ले रहे हो तो फ्यूचर के जो आपके रिटर्न्स है वो यहाँ पे नो डाउट कम हो ही जाते हैं। बाकी अगर आपको आईपीओ मिला है तो आप क्या करने वाले हो इस आईपीओ के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।